चलो देखो एक्सरसाइज 2 के हेड के डाउट कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 260 नोट है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 260 नोट है। टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ। जिनके पास बुक्स है वो तो अपने मॉड्यूल वगैरह है वो तो मॉड्यूल में चेक कर लो, बाकी जिनके पास नहीं उनको बता देता हूँ। देखो वो क्या कह रहे हैं कि we have 11.2 gram mixture of MCl and NaCl which give 28.7 gram of white PPT with excess of AgNO3 solution। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, हमारे पास क्या है एक मिक्सचर है किसका, MCl का और NaCl का, ठीक है, और ये मिक्सचर कितना है 11.2 ग्राम है। वो क्या कह रहे हैं, जब मैं इनको क्या कह रहा हूँ AgNO के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इनको मैं क्या कर रहा हूँ AgNO के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है बेसिकली, मुझे क्या है व्हाइट कलर का एक पीपीटी मिल रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर का एक पीपीटी मिल रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है जो कि कितना मिल रहा है 28.7 ग्राम, ठीक है, ये चीज हो। चलो एक्सेस ऑफ AgNO3 है, ठीक है, एक्सेस में है ये, तो हमें समझ में आ गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट यही होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर वो क्या कह रहा है कि मैं 11.2 ग्राम फिर से लेता हूँ, 11.2 ग्राम फिर से लेता हूँ NaCl का और NaCl का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मैं इसको हीट करता हूँ, मैंने इसको क्या किया हीट किया, ठीक है, हीटिंग करने पे गैस निकली, एक गैस इवॉल्व हुई, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया AgNO3 सोल्यूशन में से पास करवा दिया, ठीक है, समझ गए हम, AgNO3 से पास करवा दिया, जिसने फिर क्या किया मुझे 14.35 ग्राम ऑफ व्हाइट पीपीटी दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा और ये MCl बता रखा है, ये वोलेटाइल है, ठीक है, ये चीज है। देखो चलो देखते हैं AgNO3 के साथ अगर कोई Cl माइनस का सोर्स है AgNO3 के साथ, तो हमेशा याद रखना कि वो क्या करता है AgCl का व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलता है। अब जब हमने यहाँ पे AgNO3 डाला MCl के अंदर और NaCl के अंदर, तो क्या होगा, ये जो व्हाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है हमें कहाँ से मिलने वाला है, ये Cl जो आने वाला है कहाँ से आने वाला है, MCl से भी और NaCl से भी, ठीक है, ये Cl दोनों जगह से आने वाला है। तो देखो अगर मैं क्या ये लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ AgCl, पहले मैं मोल्स ऑफ AgCl निकाल लेता हूँ कि AgCl बना कितना बेसिकली, तो AgCl का मोल्स निकालना तो कितना आएगा, गिवन मास 28.7 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा बेसिकली AgCl का, मोलर मास कितना हो जाएगा, Ag का 108 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो ये कितना हो गया बेसिकली 143.5, ठीक है, इतना हो गया ये ग्राम पर मोल। तो यहां से क्या हुआ बेसिकली मेरे क्या आगे मोल्स आ गए, ठीक है, AgCl के। अब देखो हमने क्या बोला AgNO3 क्या है एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा MCl और NaCl होगा, मतलब ये जो Cl की, यहाँ से देखो Cl के मोल्स कितने आ रहे हैं, यहाँ अगर मैं मोल्स ऑफ Cl की बात करूं तो मोल्स ऑफ Cl कितने आ रहे हैं, मोल्स ऑफ AgCl के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ से यही चीज होगी। अब ये जो Cl का सोर्स है, ये जो Cl का सोर्स है ये कौन से है, ये कहाँ से आ रहे हैं Cl, ये आ रहे हैं बेसिकली MCl से प्लस NaCl से, ठीक है। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है देखो ये कर लेते हैं हम, हमारे पास एक तो आगे मोल्स ऑफ Cl जो AgCl से हमें मिल रहे हैं वो कितने हैं 28.7 डिवाइड बाय 143.5 मोल्स, ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम MCl और NaCl से Cl के मोल्स निकालते तो कितने आते, तो हमारे पास क्या है ये 11.2 ग्राम मिक्सचर है टोटल, मैंने क्या कर लिया इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया 11.2 माइनस x मान लिया, ठीक है। मोल्स निकालो इसमें, मोल्स ऑफ Cl किसके बराबर होंगे MCl में, मोल्स ऑफ MCl के बराबर ही होंगे ये, ठीक है, MCl के बराबर ही होंगे, ठीक है, MCl के बराबर ही होंगे। अब MCl कितना है हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो MCl जो है हमारा उस क्या गिवन वेट कितना है उसका x है, ठीक है, उसका जो मोलर वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब m का मेरे को मोलर वेट भी नहीं पता है, ठीक है, तो m का मोलर वेट मैंने क्या a मान लिया अभी के लिए फिलहाल, तो a प्लस 35.5 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी a प्लस 35.5 आ जाएगा मोल्स, तो जितने MCl के मोल्स होंगे उतने ही उसमें से निकलने वाले Cl के मोल्स भी होंगे,
सेम अगर मैं बात करूं तो मोल्स ऑफ NaCl NaCl से कितने आ जाएंगे, जितने मोल्स ऑफ NaCl के होंगे ये कितने होंगे 11.2 माइनस एक्स गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट होता है 58.5। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए बेसिकली Cl के मोल्स आ गए कहाँ से, NaCl से कितने 11.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 58.5। मेरे Cl के मोल्स किससे आ गए, MCl से कितने मिलने वाले हैं मुझे x बाय a प्लस 35.5, ये चीज हो गई। अब टोटल मोल्स कितने हो गए NaCl, टोटल मोल्स ऑफ Cl कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दूं प्लस x बाय a प्लस 35.5। ठीक है, अब ये जो मोल्स है बेसिकली, और जितना AgCl दे रहा है हमें मोल्स, AgCl हमें कितने मोल्स दे रहा है, Cl के इतने दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इक्वली आएंगी। क्यों, क्योंकि जो टोटल मोल्स आ रहे हैं वो आए कहाँ से रहे हैं, MCl और NaCl से। ठीक है, तो जो AgCl भी मोल्स दे रहा है वो भी तो इक्वली आएंगे बेसिकली, यानी मैं ये लिख सकता हूँ ये 1 है और ये 2 है, जो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्लस x डिवाइड बाय a प्लस 35.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा 28.7 डिवाइड बाय 143.5। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी ए इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है a और x, तो हमें क्या है एक इक्वेशन और चाहिए होगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं हमारी क्या है, दूसरा डाटा यूज करते हैं। उसने क्या किया, मैंने इनको हीट किया, MCl और NaCl को हीट किया मैंने, वही 11.2 ग्राम मिक्सचर लिया, तो इसमें ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये मैंने कितना है 11.2 माइनस x हो गया। अब वो कह रहे मैंने इसको हीट किया, तो उसने पहले देखो दे रखा है कि MCl क्या है, वोलेटाइल है। अब ये वोलेटाइल तो ऑब्वियसली बात है यही हीटिंग पे क्या करेगा, गैस देगा हमें, और ये जो गैस देगा वो कौन सी देगा, क्लोरीन गैस देगा। ठीक है, फिर वो क्लोरीन गैस क्या कर रही है, AgNO3 के साथ क्या है, व्हाइट पीपीटी दे रही है हमें, फिर से वही AgCl का पीपीटी मिल रहा है हमको 14.35 ग्राम। तो अब यहाँ से डाटा से इक्वेशन बनाते हैं, देखो हमें मोल्स ऑफ AgCl कितने मिल रहे हैं, मोल्स ऑफ AgCl हमें कितने मिल रहे हैं सेकंड डाटा से, ये मिल रहे हैं 14.35 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर वेट। ये हमें कितना मिल रहा है बेसिकली, ये हमें मिल रहा है 0.1। ठीक है, ये चीज। हाँ, अब देखो, अब इतने ही Cl के मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ Cl कितने होंगे, इतने ही होंगे हमारे बेसिकली 0.1 मोल। अब ये जो Cl के मोल्स आ रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ Cl के मोल्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली, MCl से आ रहे हैं। तो MCl में मोल्स कितने थे Cl के, अभी हमने निकाले थे पीछे, मोल्स ऑफ Cl कितने थे MCl में, वो हमने निकाला था कितना, ये आ रहा था हमारा x बाय a प्लस 35.5। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये x बाय a प्लस 35.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। इसको उठा के क्या करो, इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो तुम्हारा x निकल आएगा बाहर कि x कितना है, तो वहां से x निकालो, फिर x से a निकालना, और फिर जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेना क्या आएगा क्या नहीं। तो बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो, यहाँ तक जिसका जिसका बोलो, बेटा तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही, तुम बोलो एक बार क्या कह रहे हो, कुछ डाउट हो तो। अच्छा आगे समझ, चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो तुमने बोला था, तुमने क्वेश्चन और बोला था। हाँ, एक क्वेश्चन था 16th क्वेश्चन। ठीक है, 16th क्वेश्चन, ये 16th क्वेश्चन भी देख लेना, ये बहुत बच्चों का डाउट भी आ रहा था, तो देख लेना। चलो, द मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट 65,000 ग्राम। मोलर मास दे रखा है हीमोग्लोबिन का, HP से लिख रहा हूं मैं हीमोग्लोबिन को, ये कितना है 65,000 ग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं एवरी हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम्स है, 4 आयरन एटम्स है हमारे। ठीक है,
और वो उसने अब क्या है ऑप्शंस दे दिए और वो बोल रहा है ऑप्शन चेक करके बताओ कौन कौन से सही है कौन से नहीं। तो वो बोल रहा है आयरन कंटेंट इन हीमोग्लोबिन इज 0.34% बाय मास। वो आयरन की परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कितनी हो जाएगी हीमोग्लोबिन के अंदर? 4 उसने आयरन एटम बोले, नंबर ऑफ आयरन एटम 4। ठीक है, एक आयरन एटम का मास कितना 56, तो टोटल मास ऑफ आयरन इतना हो गया। किसके अंदर पड़े हैं वो? 65,000 के अंदर पड़े हैं इंटू 100। ठीक है, ये कर दो, इससे क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसकी अगर मैं निकालता हूँ 1 मिनट को, हाँ तो देखो इसका क्या है 0.34% आ रहा है आंसर। इसका क्या है 0.34% आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए तो क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये चीज हो गई। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, बी ऑप्शन में देखो, इफ आयरन कंटेंट इज इंक्रीज टू 0.56% द मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन वुड बी हायर देन। ठीक है, वो कह रहा है अगर आयरन कंटेंट जो है वो बढ़ जाए 0.56% से, तो मोलर मास ऑफ जो हीमोग्लोबिन है, देखो इसमें दो केस बन सकते हैं। देखो आयरन कंटेंट इज इंक्रीज्ड, उसने कहा कि अगर आयरन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं 0.56% से, तो देखो इसमें आयरन कंटेंट कैसे बढ़ सकता है? देखो आयरन कंटेंट दो तरीकों से बढ़ सकता है, या हीमोग्लोबिन में से क्या करो बाकी एटम्स को निकाल दो, या तो हीमोग्लोबिन में से क्या करो कुछ एटम्स को निकाल दो। ठीक है, या फिर क्या करो उसमें आयरन ऐड और कर दो, तभी उसका कंटेंट बढ़ सकता है हमारा। तो ये चीज है, अगर हम आयरन कंटेंट बढ़ाएंगे अपना, तो मेरे हिसाब से जो है उसका हीमोग्लोबिन का मास बढ़ना चाहिए। ठीक है, if iron content is increased to 0.56%, molar mass of the hemoglobin would be higher than the 65,000। देखो यहाँ दो चीजें मैं बता देता हूँ कि दो केस क्या रहेंगे बेसिकली। एक चीज तो ये कि मैं अगर आयरन कंटेंट बढ़ा दूं विदाउट एडिशन ऑफ आयरन। ठीक है, देखो अगर मैं विदाउट एडिशन ऑफ आयरन करके क्या कर दूं, आयरन कंटेंट बढ़ा दूं। ठीक है, विदाउट एडिशन करके आयरन कंटेंट बढ़ा दूं, तो मेरा देखो क्या होगा, वही 4 एटम्स रहेंगे, 56 रहेगा। ठीक है, मास ऑफ हीमोग्लोबिन मेरे को निकालना है, ये कितना आ जाएगा 0.56%, यानी 0.56/100 हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं करूँ तो 4 इंटू 56 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.56। हाँ ये चीज हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 100 ये आ जाएगा, ये कितना आ गया 40,000। ठीक है, अगर मैं क्या करूं विदाउट एडिशन ऑफ आयरन, क्या कर दूं आयरन कंटेंट बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या है मोलर मास मेरा क्या है कम हो जाएगा। अगर विदाउट एडिशन मतलब कि मैं, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो हम किसी की परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो उसमें वो चीज ऐड करके, या फिर क्या करके दूसरी चीज को कम करके। मान लो मेरे पास क्या है 50% क्या है कार्बन है और 50% क्या है किसी सैंपल में ऑक्सीजन है। ठीक है, मेरे को ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाना है, या तो मैं क्या करूँ उस ऑक्सीजन उस सैंपल में और ऑक्सीजन डाल दूं, वो 60% हो जाएगी, वो 70% हो जाएगा मतलब। ठीक है, या मैं क्या करूँ कार्बन को बाहर निकाल दूं। अब मैं कार्बन को बाहर निकाल दिया 50% में से, मान लो कि कुछ कार्बन मैंने बाहर निकाल दिया, तो कार्बन की परसेंटेज कम हो गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरी। ठीक है, ये उसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। ठीक है, वही चीज करिए कि या तो मैं एडिशन ना करूं, तो मेरा हीमोग्लोबिन का मास क्या आ रहा है 40,000 आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। और अगर मैंने क्या कर दिया एडिशन कर दिया आयरन का, अगर मैं क्या कर रहा हूँ एडिशन कर रहा हूँ आयरन का, तो अगर एडिशन ऑफ आयरन हो रहा है हीमोग्लोबिन में, तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या है मोलर मास क्या है फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, मोलर मास क्या होगा इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज है। हाँ, तो इफ आयरन कंटेंट इज इंक्रीज टू 0.56% द मोलर मास ऑफ hemoglobin would be higher than। यहाँ पे अगर इंक्रीज कर दें हम 2.56%, तो थोड़ा सा ये ऑप्शन क्या है ना एम्बिग्यूअस सा ऑप्शन है, मतलब कि इसमें हमें ये नहीं बोल रखा कि आयरन कंटेंट हम कैसे बढ़ा रहे हैं। अगर वो हमें दे देता फिर तो ये हम ऑप्शन कर लेते अभी, है ना। तो
बी ऑप्शन में थोड़ा क्या है एम्बिग्यूअस है, तो इसको मैं चलो देखता हूँ, सिर्फ कंफर्म करता हूँ। बाकी होना यही है कि अगर तुमने ये देखा कि विदाउट एडिशन ऑफ आयरन है तो मोलर मास क्या है हीमोग्लोबिन का कम होगा ही होगा, ठीक है। और अगर तुम क्या कर रहे हो एडिशन ऑफ आयरन कर रहे हो तो मोलर मास फिर तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा ही होगा उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसका एक बार कैसे रहता है, इसको भी रखते हैं हम, ठीक है। चलो बाकी सी ऑप्शन देख लेते हैं तब तक। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 56 ग्राम ऑफ आयरन। देख लेते हैं। देखो उसने क्या कहा, एक मोलिक्यूल के अंदर 4 आयरन एटम्स हैं, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि एक मोल लोगे तो उसमें 4 मोल ऑफ आयरन एटम्स होंगे, यानी कितना मास होगा, मोलर मास ऑफ आयरन कितना होगा उसके अंदर 4 इंटू 56, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये 224 ग्राम ऑफ आयरन आ जाएगा उसके अंदर जो मास होगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन एटम्स हैं, तो उसका मास भी क्या होगा आयरन का उसके अंदर, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो उसको तो कितना 224 ग्राम आएगा। तो सी ऑप्शन गलत है, डी करेक्ट है। तो डी करेक्ट हो गया अभी तक, ए भी करेक्ट हो गया हमारा। बी हम देखते हैं कि बी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा ये करेक्ट दे रखा है या कैसे कर रखा है, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है अब? चलो ये चीज, चलो हीमोग्लोबिन का बेटा फॉर्मूला तुमको नहीं करना है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला ऐसा नहीं कि जो छोटा सा फॉर्मूला है वो सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए वो तुम्हें नहीं करना है। तुम अभी सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दे रखे है उसको यूज करो बस। अच्छा 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 20th क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली 20th क्वेश्चन अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम्हें क्या है हार्डनेस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसको कैसे हम रिमूव करते हैं, वो जब हम टॉपिक कवर अप कर लेंगे तब जाके हम हार्डनेस की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है, हार्डनेस को रिमूव करने की बातें कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है इस क्वेश्चन को अभी नहीं करने वाले हैं 20th क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब चलते हैं, तुम्हारे बाकी और डाउट्स थे वो ले लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 4 के थे। तो एक्सरसाइज 4 में, हाँ एक्सरसाइज 4 में जो तुम्हारे डाउट थे 8, 9 क्वेश्चन, 13, 19, 20, 21, देखो चलो शुरुआत करते हैं हम 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बेसिकली देखो, 8th क्वेश्चन देखते देखो वो क्या कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M.978O, ठीक है, एक ऑक्साइड है जिसमें अंदर फॉर्मूला क्या है 0.978O, ठीक है। उसके अंदर जो मेटल है वो किस में प्रेजेंट है, M+2 में प्रेजेंट है और M+3 में प्रेजेंट है। तो ये बताओ कितना फ्रैक्शन ऑफ मेटल जो है M+3 आयन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये चीज बतानी है हमको। चलो देखो, अब देखो जब भी ऐसा कुछ कंपाउंड आ जाए ना, ठीक है, जब ये 0.978 मतलब कि ऐसे कुछ प्रॉपर रेशियो ना ढंग से, जैसे हम लिखते हैं ना हम तो M2O3 M3O4 ऐसे लिखते हैं हम, अगर कोई ऐसे प्रॉपर रेशियो ना है ना, ऐसे डिफेक्ट को हम ये ना तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे ये क्यों होता है ऐसे। फिलहाल तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब भी कुछ ऐसी चीज आए तो समझ लेना कि उसमें मतलब कि 2 अलग अलग स्टेट में मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या पूछ रहे तुमसे, इसका फ्रैक्शन बताओ, इसका फ्रैक्शन कितना होगा। तो देखो तुम क्या कर रहे हो, लेट कर लो M+2 आयंस कितने हैं बेसिकली इसके अंदर, या M2 प्लस M प्लस, हाँ तुम लेट क्या कर लो, लेस M+2 आयन फ्रैक्शन कितना है, आयन का फ्रैक्शन कितना है X है, ठीक है। तो M+3 आयंस का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ M+3 आयन कितना हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, टोटल कितना है, टोटल तो 0.978 है, तो उसमें से क्या हो जाएगा 0.978 माइनस X हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब मुझे पता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में होता क्या है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अब देखो अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में जो टोटल चार्ज बन रहा है पॉजिटिव वो +2 और +3 की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल +2 की वजह से चार्ज बन रहा है वो कितना बन रहा है, +2x बन रहा है, क्योंकि अगर एक m के ऊपर +2 है तो अगर ऐसे वाले ले लिए x ले लिए तो कितना होगा, +2x होगा। +3 की वजह से जो चार्ज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0.978 माइनस एक्स इंटू 3,
अब ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ये कितने के इक्वल है, टोटल नेगेटिव के चार्ज, और नेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना, ये ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या है -2 चार्ज में होगा, तो यानी इसका जो टोटल नेगेटिव चार्ज 2 आ जाएगा। बस क्या करो, इसको सोल्व कर दो, ये 3 इंटू 0.978 माइनस 3x इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, -x इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0.978 करते हैं इसको, देखो जरा कितना आएगा, ये 2 माइनस, ये आएगा 2.934, ठीक है, जो कि कितना आ गया, -0.934 आ गया। तो x कितना आ गया, बेसिकली हमारा 0.934 आ गया, ठीक है, यानी M+2 आयन जो है बेसिकली कितने फ्रैक्शन आ गए उनका, M+2 आयन का ये फ्रैक्शन आ गया, M+3 आयन का कितना फ्रैक्शन आ गया, 0.978 माइनस 0.934 कितना हो गया, ये 4 हाँ 0.044 आ गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब लेकिन उसने हमें ना परसेंटेज में पूछा है, अब देखो वैसे तो उसने फ्रैक्शन बोला है तो हम यही छोड़ देते, लेकिन उसने हमें क्या है परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज कैसे आ सकते हैं, देखो M+3 आयंस कितने आए, फ्रैक्शन कितना आया 0.044, टोटल कितना था 0.978 इंटू 100 कर दो तो ये हमारा क्या है M+3 का परसेंटेज आ जाएगा, जो भी आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है, चलो ठीक है 9th देखते हैं। 9th क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट आर, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, द वेट व्हिच a 75 kg person would gain if all the one hydrogen atoms are replaced by 2, मतलब ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन अडल्ट है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 61.4% है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है 22.9% है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 10.05% है, और नाइट्रोजन की कितनी है बेसिकली 2.6% है, और उसने जो मास दे रखा है बॉडी का वो कितना दे रखा है 75 kg दे रखा है। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेसिकली कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सारे हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दूं, ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम क्या होता है, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका मास क्या है 2 होता है, ठीक है, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन को अगर मैं ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं तो बताओ उसका कितना वो मास गेन कर लेगा। तो तुम एक काम करो, तुम क्या करो, पहले तुम इसके हिसाब से पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो इस कंपाउंड का, नहीं नहीं रुको 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 रुको, हाँ तुम क्या करो, पहले क्या करो, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला में गलत बोल दिया, हाँ तुम क्या करो इसके हिसाब से पहले क्या करो, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, इसका मास निकाल दो। कैसे, तुम्हें परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही है ना, इनटू 100, कितना दे रखा है तुम्हें 61.4% दे रखा है तुमको, ठीक है, ये चीज हो गई। तो इसमें क्या है, तुम मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा 61.4 डिवाइड बाय 100 इंटू मास ऑफ बॉडी 75 kg, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसे तुम मास ऑफ कार्बन निकाल लेना, ऐसी मास ऑफ हाइड्रोजन और ऐसी मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज हो जाएगी तुम्हारी। हाँ ये चीज हो जाएगी। अब देखो वो तुमने क्या कर लिया, सबका मास निकाल लिया, ठीक है, सब टोटल हमने मास निकाल लिया। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं सारे H एटम्स को बेसिकली क्या कर दूं, मतलब ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं तो मेरा मास में कितना गेन आएगा, ठीक है, तो मेरा मास में कितना गेन आएगा। तो देखो तुम खुद सोचो, तुमने अभी मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ये निकाला है, जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज निकाली है। तो तुम क्या करो, जब ये टोटल मास निकाल दोगे, ठीक है, इससे टोटल मास निकाल दोगे, फिर क्या करना, ऐसा सोचना कि हमने क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन से तुम ऐसा कर सकते हो,
कि 1H एटम को रिप्लेस करना है 2H एटम से, ठीक है। तो जितना मास ऑफ हाइड्रोजन का होगा अगर तुम उसको रिप्लेस करते हो तो उतना क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ, मतलब कि जो मास ऑफ ड्यूटेरियम होगा वो क्या होगा, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन ही तो होगा, ठीक है। तुमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया, तुम इसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर मास देखना कितना आएगा। तो उसको क्या करोगे, फिर जब ऐड करके करोगे डिफरेंस देख लेना कितने का आएगा, उसमें टोटल में डिफरेंस देख लेना कितने का आएगा हमारा, ठीक है। तो हम ऐसे अपना क्या है ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है ये क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, चलो देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 8 9 30। हाँ, 13 क्वेश्चन देखते हैं, चलो। थर्टीन क्वेश्चन। हाँ, वो क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन में कि इफ एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दे रखा है उसमें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दे रखा है कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ उसने बोल रखा है जो वाटर वेपर्स है, जो वाटर वेपर्स की डेंसिटी है वो कितनी है, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बोल रहा है ये बताओ कि अगर मैं 1 लीटर ऑफ स्टीम लेता हूँ, मैंने क्या किया, 1 लीटर ऑफ स्टीम ले लिया, ठीक है। उसमें बताओ कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि कितना वॉल्यूम लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे उसके अंदर, अगर मैं 1 लीटर ऑफ स्टीम लेता हूँ बेसिकली, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ स्टीम में। चलो देखते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ बेसिकली, देखो हमें क्या है, लीटर ऑफ स्टीम से कहाँ जाना है, बेसिकली इसके अंदर से हमें कहाँ जाना है, लिक्विड वाटर की वॉल्यूम पे जाना है, हमारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो यहाँ क्या है, देखो ये जो हुआ क्या है बेसिकली, जो 1 लीटर ऑफ स्टीम बनी है, ये बनी किससे, बेसिकली लिक्विड वाटर से बनी है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि जितना वॉल्यूम लिक्विड वाटर का था उतना ही स्टीम का होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जितना हमारा क्या है स्टीम का मास होगा उतना ही हमारा क्या है वाटर वेपर्स का मास होगा, ठीक है। हम मास को बोल सकते हैं कि मास कांस्टेंट रहता है, हम वॉल्यूम के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं कर सकते कि वॉल्यूम क्या है हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज हो गई। तो अब हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, हम क्या कह रहे हैं कि देखो, तो हमने क्या है ये बोलना है बेसिकली, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर निकालना है कि अगर वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और फिर 1 लीटर स्टीम बन रहा है अगर, तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, देखो क्या करो, हमें पता है इसका जो मास होगा और इसमें जो लिक्विड वाटर का मास होगा बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया बेसिकली, 1 लीटर ऑफ स्टीम का मास निकाल दिया। हमें डेंसिटी पता है वाटर वेपर्स की, डेंसिटी पता है वाटर वेपर की कितनी है, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इतनी हो गई, तो वॉल्यूम हमें पता ही है 1 लीटर का कितना है, वॉल्यूम कितना है स्टीम का, 1 लीटर है, तो हम मास निकाल सकते हैं स्टीम का, मास ऑफ स्टीम निकाल सकते हैं। अब देखो मास ऑफ स्टीम कितना आएगा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है हमारी, 0.0006 इंटू 1 लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 1000 ml में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया बेसिकली, 0.6 ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं 1 लीटर को स्टीम को कूल डाउन करूंगा, मान लो एक कूल डाउन करूंगा तो लिक्विड वाटर बनेगा। बस वो ये पूछ रहा है कि उसको कूल डाउन करने के बाद, जैसे अगर लिक्विड वाटर है तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। तो मुझे पता है कि जब मैं स्टीम से लिक्विड वाटर पे जाऊंगा तो क्या होगा, मास फिक्स रहेगा, ठीक है। जितना मास यहाँ होगा उसको मैं अगर कूल डाउन करूंगा तो लिक्विड वाटर का भी उतना ही मास बनेगा। तो मेरा इतना ही मास क्या हो गया, लिक्विड वाटर का हो गया, मास ऑफ लिक्विड वाटर इतना हो गया मेरा, ठीक है, 0.6 ग्राम। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मेरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर कितनी है, 1 ग्राम है, डेंसिटी क्या है मेरी लिक्विड की, 1 ग्राम है,
तो मुझे ये बताओ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा लिक्विड वाटर का वो कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर क्या आएगा? सेम ही आएगा क्योंकि डेंसिटी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये क्लियर है? हमने क्या किया? हाँ, ये क्लियर है बेटा? बताओ। चलो ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, 13 के बाद क्या है? 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का देख रहे हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिल्वर हैज अ डेंसिटी ऑफ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है हमें, सॉरी डेंसिटी दे रखी है सिल्वर की कितनी हमें? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड है। वो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एजी एटम्स पूछ रहा है कितने एरिया पे? ऑन द एरिया ऑफ 10⁻12 मीटर स्क्वायर। वो पूछ रहा है कि इतने एरिया पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, और उसने उसको एक्सप्रेस कर दिया किसमें? y इंटू 10⁻x की फॉर्म में। तो वो बोल रहा है x बताओ क्या होगा। तो कर देते हैं। देखो हमें क्या है, डेंसिटी दे रखा है उसने ये, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ले रहा हूँ, बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो मेरे मास ऑफ सिल्वर एटम कितना है? बेसिकली मास ऑफ एजी एटम्स कितने हैं? नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। क्या बोल रहे हैं? अगर मैं मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, तो उसमें मेरा मास ऑफ एजी कितना है? 10.5 है। डेंसिटी का मतलब यही है कि 10.5 ग्राम है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसमें मोल्स ऑफ एजी कितने हैं, मोल्स ऑफ एजी कितने होंगे? 10.5 डिवाइड बाई 108, उसका मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इतने मोल्स आ गए। इसमें मेरा मास कितना है बेसिकली, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मास तो है ही, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो मोल्स इंटू एन, 10.5 इंटू 108 इंटू एन, इतने एटम्स हैं। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे इतने एटम्स हैं। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर अगर मैं लेता हूँ तो उसमें मेरे कितने एटम्स होंगे? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे एटम्स कितने हैं? 10.5 इंटू एन ए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 10.5 108 इंटू एन ए। ये मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर में इतने आ गए। ठीक है, लेकिन मुझे निकालने किसने हैं? मुझे तो एरिया में निकालने हैं, एरिया ऑफ 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे भी अब एरिया निकाल लेता हूँ। तो अगर मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता तो कितने होते? 10.5 108 इंटू एन ए, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया? 2/3 बन गया। ये क्लियर है स्टेप? कि मतलब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ले रहा हूँ, तो एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने हो गए? इतने हो गए। जब मैंने दोनों तीनों तरफ क्या क्यूब रूट कर दिया, दोनों तरफ सॉरी क्यूब रूट कर दिया, फिर मैं निकाल रहा हूँ कि मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये चीज हो गई। तो अब इसको मैं अगर बोलूँ कि मेरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने एटम्स हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि मेरे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में इतने एटम्स हो गए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर को बस मीटर स्क्वायर में चेंज किया है, इतने एटम्स हो गए। ठीक है, अब देखो लेकिन उसने मेरे को किसमें पूछ रखा है? 10⁻⁻12 में। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए? बेसिकली 10.5 इंटू 108 इंटू एन ए की पावर 2/3 डिवाइड बाई 10⁻⁻4, और 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए? बेसिकली 10.5 इंटू 108 इंटू एन ए की पावर 2/3, ये 10⁻⁻4 आ गया, इंटू 10⁻⁻12 कर दिया हमने। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 10.5 108 इंटू एन ए इंटू 10⁻, ये कितना आ गया ऊपर जाके? -8। तो इतने एटम हो गए मेरे 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर में, इतने एटम्स हो गए। बस इतने एटम्स हो गए। इसको सोल्व करो, और ये जब सोल्व करके आएगा तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना, y इंटू 10⁻x। जो भी 10 की पावर आएगी उसको क्या है, उसमें जो भी आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? ये चीज क्लियर है?
हाँ बोलो बेटा, ये चीज क्लियर है? अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बाद समझ आया, बताता हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बाद देखो, वो कह रहा है कि अगर मेरे मान लो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं, 10⁵108 इंटू एन एटम्स है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे इतने एटम्स हैं, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे। क्या करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब पे क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, दो इधर भी क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो। दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट कर दिया, तभी तो मेरा यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर बन गया कि नहीं बन गया। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में मेरे कितने हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब ऐसे मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में देखो, मेरे को एरिया में निकालना था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो मेरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एटम्स आ गए। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इतने मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियर है, अब क्लियर हुआ ये? चलो ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, बेसिकली जहां पे हम बात करते हैं किसकी, 21 क्वेश्चन बोला है तुमने, 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है अमोनिया प्रिपेयर किया गया बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली यूज्ड बाय NaCl डॉट Cl2 डॉट 6H2 फॉर स्टेबल बॉडी, assume that both the reactions are 100%। ये चीज ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। वो कह रहा है तुमने अमोनियम सल्फेट लिया, ठीक है, और तुमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, तुमने क्या प्रिपेयर किया, अमोनिया बनाया यहाँ से। अभी बाकी प्रोडक्ट क्या है वो देखेंगे अभी हम। अमोनिया बनाया, ठीक है, और ये जो अमोनिया है तुमने कहाँ यूज किया, बेसिकली ये दूसरे रिएक्शन में यूज किया। वो देख लेते हैं कौन सी में, कि वो NaCl2 डॉट, ये डॉट आएगा, कोमा लिख रखा है ना यहाँ पे, डॉट मतलब डॉट कर लेना, ये डॉट होगा, यहाँ यूज किया। और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस अमोनिया को तुमने कहाँ यूज किया, बेसिकली इसको यहाँ यूज किया, इसके साथ रिएक्शन करवाने में, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, assume that the both reactions are 100%, दोनों रिएक्शन की परसेंटेज yield 100% है। ठीक है, if 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, इसका मास दे रखा है उसने कितना लिया है, 1584 एंड 950, और इसका मास उसने कितना लिया है, 952 are used in the preparation, the combined weight in the grams of gypsum and nickel ammonium coordinated complex। देखो चलो, उसने क्या बोल दिया, कंबाइंड वेट बताना है किसका, जिप्सम का, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका। ये जिप्सम कहाँ बना होगा, सोचो जिप्सम होता क्या है, तुमने पढ़ा हुआ है जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्राइस H2O। ये कहाँ बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट कंप्लीट ये बनाते हैं, देखते हैं क्या है, तो वो चीज है। तो अमोनियम सल्फेट को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया बना, और साथ में क्या बन गया, जिप्सम बन गया हमारा, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ये 2NH3 हो गया, अगर बैलेंस करके हम इसको देखें, और कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट एक है, कैल्शियम भी एक है, हमारा हाइड्रोजन 6। हाँ, देखो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अब इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बाकी हम ना थोड़ा, ये थोड़ी रिएक्शन में अभी तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन जब तुम कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तब तुम्हें पता भी चल जाएगी कैसे हुई। अभी के लिए तुम सीधा ऐसे देख लो, होता क्या है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, NiCl2 ये बना लेते हैं, सॉरी NiNH36 Cl2 और 6H2O ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हमारा निकल कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये बताना है कि इसका कितना मास बनेगा। यहाँ पे बैलेंस हो गई है, ये देख लेते हैं, हाँ यहाँ ये बैलेंस है, और हमें बताना है इसका कितना मास बनेगा। बस हमारे पास रिएक्शन आ गई, स्टोइचियोमेट्री लगानी है। इसके एक मोल से, इसके एक मोल से देखो, मतलब कि इसके एक मोल से देखो क्या बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेंगे और 1 मोल ये बनेगा।
तो अगर इसके मैं इतने मास ले रहा हूँ, इसके मोल्स निकाल लेना बेसिकली, पहले इसके मोल्स निकाल लो, ठीक है, उसने सब कुछ दे रखा है, मोल्स निकाल लो इसके, इसको मोलर मास से डिवाइड करके, तो मुझे पता है 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहा है और 1 मोल ये बन रहा है। तो अगर मैं इतने मोल लूंगा तो अमोनिया कितना बनेगा, 2 × 1584 बाय मोलर मास ये बनेगा, और ये कितना बनेगा 1584 बाय मोलर मास ये बनेगा। तो इसके मोल्स आ गए, इसके मोल से क्या करना है, इसका तो मास आ जाएगा जिप्सम का, जिप्सम का तो इजीली मास आ जाएगा। अब ये रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस रिएक्शन में क्या होगा बेसिकली देखो, हाँ यहाँ पे हमारे इसके कितने मोल्स हो गए निकाल लेना, ये मोलर मास आ गया NaCl कॉम्प्लेक्स का, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड का, निकल वाले की, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, M- लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं M- लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस इसका मोलर मास मैंने M- ले लिया, ठीक है। यहाँ से अमोनिया के मोल्स कितने आए, 2 × 1584 बाय मोलर मास आ गई ऊपर से जो आए, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, हाँ उसने बोला कि ना अमोनिया कंप्लीटली यूज हो गई है, उसने ये लिखा हुआ है अमोनिया कंप्लीटली यूज हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैसे तो निकालने की जरूरत है नहीं है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, उसने बोल ही दिया कि ये कंप्लीटली यूज हो गई है। तो इसके बेसिस पे क्या निकाल लो, ये निकाल लो कि अगर इसके 6 मोल से हमें 1 मोल मिल रहा है तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, और अगर मैं इतना लेता हूँ तो कितना मिलेगा, इतना मोल मिल जाएगा। तो इसके भी मोल्स मिल गए मेरे को इसके भी मोल्स मिल गए, बेसिकली दोनों के मोल्स मिल गए, दोनों को मास से मल्टीप्लाई करो और फिर टोटल क्या है, वेट आ जाएगा मेरा। बताओ इसमें कुछ दिक्कत हुई हो, बताओ कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर हम आगे करें इसको। आशुतोष बोलो बेटा, क्लियर है ये चीज? हाँ चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाना है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इनका लास्ट क्वेश्चन है वो है 22। क्या बोल रहे हैं, गैलेना इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर थ्रू इट हाई टेम्परेचर। गैलेना हमारा क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो PbS होता है, लेड सल्फाइड होता है गैलेना, ठीक है। ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ बाय पासिंग एयर थ्रू इट एट हाई टेम्परेचर। मैंने इसको क्या किया, ऑक्सीजन दिया, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो गई, ये PbO बन गया और प्लस SO2 बन गया, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया ये। आफ्टर सम टाइम द पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप्ड but the heating continued in a closed furnace such that the contents undergo self reduction। वो कह रहे हैं इसके बाद मैंने क्या किया बेसिकली, इसके बाद ये चीज करी कि मैंने क्या किया, हीटिंग मतलब एयर को बंद कर दिया, अब ऑक्सीजन नहीं आ रही है, अब ऑक्सीजन नहीं आ रही है, एयर को मैंने बंद कर दिया, और फिर लेकिन हीटिंग कंटिन्यू रखी ताकि इनका क्या है, सेल्फ रिडक्शन हो जाए। सेल्फ रिडक्शन मतलब क्या हो जाए कि PbO जो बना है वो PbH के साथ कंबाइन होके क्या दे दे, Pb प्लस SO2 दे दे, ये सेल्फ रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो बोल रहा है वेट इन kg ऑफ Pb प्रोड्यूस पर kg ऑफ द O2 कंज्यूम। वो बोल रहा है जितना अगर मैं इसका 1 kg ऑफ O2 कंज्यूम करवाता हूँ तो बताओ ये Pb कितना बनेगा। तो कुछ नहीं है, रिएक्शंस को बैलेंस कर लो, पहले रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं फिर देखते हैं। चलो देखते हैं एक बार, पहले मैं एक बार बैलेंस कर दूं, रुक जाओ। देखो यहाँ से क्या हुआ, 2 3 ऑक्सीजन है, इसको मैं अगर 3/2 कर दूं तो 2 3 और यहाँ आ जाएगा 2। ये हो गई पहले वाली रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। देखो सब बराबर है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर 2 लेड और 6 ऑक्सीजन है, तो हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2Pb आ जाएगा, पहले तो SO2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, बेसिकली ये क्या आएगा 3 आ जाएगा। 3। अब ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन कितना लेना है, हमको ऑक्सीजन लेना है 1 kg। अब 1 kg के हिसाब से बताना Pb कितना बनेगा, ठीक है। क्या करो 1 kg से पहले निकाल लो PbO कितना बना, मतलब कि 3 मोल ऑफ O2 से हमें क्या पता चल रहा है, 2 मोल ऑफ PbO बन रहा है। तो जितने भी इसके मोल्स आएंगे, मास तो दे ही रखा है, उसके हिसाब से PbO के मोल्स निकाल लो। देखो मैं कर ही देता, देखो 3 मोल्स, मैं पहले मोल्स निकाल लेता हूँ O2 के। मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम बाय 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब देखो 3 मोल ऑफ O2 क्या दे रहा है मेरे को,
2 मोल ऑफ पीवीओ दे रहा है, लेड ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 कितना देगा मुझे, 2/3 मोल ऑफ पीवीओ देगा। और अगर मैं कर दूं कि 1000/32 मोल्स ऑफ O2 हमें कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 1000/32 मोल मुझे मिल गए, पीवीओ के मिल गए इतने मोल। अब देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाओ, ये सारे के सारे मोल कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कि 2 मोल ऑफ पीवीओ से मुझे क्या मिल रहा है, 3 मोल ऑफ पीवी मिल रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ पीवीओ से क्या मिलेगा मुझे, 3/2 मोल ऑफ पीवीओ पीवी मिलेगा। तो अगर मेरे पास इतने पीवी के मोल हैं, पीवीओ के सॉरी लेड ऑक्साइड के अगर इतने मोल्स हैं, तो बताओ कितने मोल्स मिलेंगे मेरे को, यहाँ मुझे कितने मिलेंगे, 3/2 इंटू 2/3 इंटू 1000/32 मोल्स, ठीक है, मोल्स मिलेंगे। तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, सीधा सीधा कितना मिलेंगे, 1000/32 मोल्स मिलेंगे। लेकिन उसने तो हमसे मास पूछ रखा है, तो क्या करो, पीवी के मोल्स आ गए, पीवी का मास हमें पता है, मोलर मास उसने दे रखा है 207, तो उससे क्या है फिर वो मतलब कि वेट निकल आएगा कितना होगा कितना। क्लियर है, बताओ ये क्लियर है। चलो ये चीज हो जाएगी बेसिकली, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब किसी और का कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ मुझे, बाकी नहीं तो फिर हम अभी क्या है, क्लास का वैसे भी टाइम हो गया है, ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह गया है, किसी का कोई डाउट है तो बता दो मुझे। किसी का डाउट नहीं है कोई, किसी का डाउट तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ समझ ना आया कुछ भी हो। चलो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर हमारे डाउट्स हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या है फिर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, एक्सरसाइज 4 के 17 का आंसर नहीं आया, एक्सरसाइज 4 के 17 का आंसर। हाँ बेटा, ऐसा करना, मुझे ना एक बार ये करके कैलकुलेशन करके भेज देना, मैं चेक कर लूंगा कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही है या नहीं, ठीक है। क्या पता कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो, नहीं तो फिर अगर कैलकुलेशन सही होगी और फिर अगर मेथड सही हुआ तो हो सकता है कि आपका आंसर भी गलत हो, ठीक है। तो तुम मुझे एक बार कैलकुलेशन करके भेज देना, मैं चेक कर लूंगा इसको। चलो ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। अभी तो चलो फिर, चलो, ओके, बाय।